इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। मेरे साथ आप देख रहे हैं बड़ी बहस। विधानसभा चुनाव की तरह से इस बार भी जातीय समीकरणों के मिथक टूट गए हैं और जीत हार के समीकरण बदल गए हैं। माना जा रहा था कि इस बार चुनाव जातीय समीकरणों के आधार पर होंगे, लेकिन भाजपा को योगी के नाम पर ब्राह्मण और जाट बहुल्य सीटों पर जीत मिली। इतना ही नहीं, यादव और मुस्लिम बहुल्य सीटों पर भी भाजपा ने सेंध लगाई है। चुनाव से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी यूपी में बीजेपी पर साफ तौर पर दिखाई देगी, लेकिन नतीजों ने पूरा समीकरण ही बदल दिया। नतीजों में बीजेपी की फिर से प्रचंड जीत मिल चुकी है। भाजपा ने 273 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं वाईएम यानी यादव और मुस्लिम समीकरण और रालोद से गठबंधन करके जाट बरादरी का चक्रव्यूह बनाकर सियासी रण जीतने की तैयारी कर रही सपा 111 सीटों पर सिमट गई। यूपी में 65 से ज्यादा मुस्लिम बहुल्य सीट हैं। ये सीटें वेस्ट यूपी से आती हैं। इनमें से भाजपा को 25 और सपा रालोद ने 40 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने मुस्लिम वोट पर भी सेंध लगाई है। तो यूपी में टूटे जातीय समीकरण। भाजपा ने मुस्लिम यादव गढ़ में भी लगाई सेंध। जाटव और यादवों के गढ़ में भी भाजपा जीती है। तो ध्वस्त हुआ सपा रालोद का चक्रव्यूह। वेस्ट यूपी में बीजेपी का चला जादू। तो मुस्लिम बाहुल्य की क्षेत्रों सीटों पर बीजेपी काबिज हुई है और वेस्ट यूपी के मुसलमानों का साथ बीजेपी को मिला है। सपा रालोद का वाईएम यादव मुस्लिम समीकरण फेल हुआ है। 65 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से बीजेपी ने जीती हैं 25 सीटें। तो भाजपा को मुस्लिम महिलाओं को से के काफी संख्या में वोट मिले हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आखिर यादवों के गढ़ में और मुस्लिम बहुल्य इलाकों में कैसे बीजेपी को वोट मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब रही? क्या सपा के हारने का यही कारण रहा? अब इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। बड़ी बहस में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो लगातार जीत के बाद आ रही हैं। तो यूपी में टूटे जातीय समीकरण। वेस्ट यूपी के मुसलमानों का साथ बीजेपी को मिला है और जातीय समीकरण पूरी तरह से टूटते हुए नजर आए। सपा रालोद का वाईएम यादव मुस्लिम समीकरण पूरी तरह से फेल हुआ है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं खास मेहमानों का। संदीप दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपका बहुत स्वागत है बड़ी बहस पर। भुवन जोशी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। जनार्दन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बड़ी बहस में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि आज का मुद्दा है टूटे हैं जातीय समीकरण। और जो जातीय समीकरण है वो पूरी तरह से टूटते हुए नजर आए। क्या बीजेपी पूरी तरह से यादव लैंड में और जाट लैंड में मुस्लिम बहुल्य इलाके में कामयाब हुई है सेंधमारी करने में? सबसे पहला सवाल भुवन जोशी आपसे ही लूंगा, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी जाति की नहीं जमात की राजनीति करती है। और दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी हम लोगों ने ये जिसे आप जाति कहते हैं, हमारा उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब उससे है कि जो भी समाज है उसको प्रतिनिधित्व मिले, संगठन में मिले, प्लस उसको टिकटों में मिले और सरकार में मिले। इसकी लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। इस लड़ाई को लड़ने का काम जरूर किया, लेकिन जातीय समीकरण साधने के लिए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन ये समझा रहा था कि जातीय समीकरण पूरी तरह से साध रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन कामयाब नहीं हुई। ये प्रयोग पूरी तरह से फेल नजर आया। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण कहता हूं कि राजनीति शास्त्र केवल राजनीति शास्त्र नहीं है, एक राजनीतिक विज्ञान है। और विज्ञान में राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी होने के साथ साथ आपने ये भी कहा था कि हम 400 के पार हैं और लगातार सरकार बना रहे हैं। क्या हुआ? हवा निकल गई क्या साइकिल पार्टी जो मैं कहना चाहता हूं, पहले तो मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक विज्ञान होने के कारण इसमें प्रयोग होते हैं और प्रयोग कभी सफल होते हैं, कभी असफल होता है। और इन दोनों प्रयोग होते हैं, चाहे सफल हो चाहे असफल हो। तीसरा प्रयोग है, तीनों के तीनों असफल रहे आपके? नहीं, ये पहला प्रयोग नहीं है जो सफल हो गया या असफल हो गया। देखिए, तीसरे प्रयोग को आप टोटली असफल नहीं कह सकते क्योंकि हमारी सीटें भी बढ़ी है। बहन जी के साथ करके देख लिया, कांग्रेस के साथ राहुल गांधी के साथ करके देख लिया, अब जयंत चौधरी के साथ करके देख लिया, तीनों फेल हो गए। क्या वजह रही? हैदर भाई, इस बार के जो चुनाव के परिणाम अगर आप उसकी राजनीतिक दृष्टि से समीक्षा करेंगे तो हमारा परसेंटेज भी बढ़ा है और हमारी सीटें भी बढ़ी है। 2.5 गुना हमारी सीटें बढ़ी है और 1.5 संदीप द्विवेदी संदीप दुबे मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट का राज जान लेते हैं। क्या जीत ही मुस्कुराहट का राज है या सेंधमारी मुस्कुराहट का राज है? संदीप दुबे जी,
उत्तर प्रदेश में विपक्ष समझ ही नहीं पाया। उत्तर प्रदेश की जनता जो है भाग्यवादी या भोगवादी या आतंकवादी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता पुरुषार्थवादी है, राष्ट्रवादी है, मानवतावादी है, अध्यात्मवादी है। वो अध्यात्मवाद को प्रश्रय देती है, वो लोगों का दिल जीतने वालों के साथ होती है। उसे प्रांतवाद और मजहबवाद या भाषावाद उसको बांध नहीं सकता। और उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं में राष्ट्रवाद की शंखनाद है। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने इससे विपरीत विचारधारा में काम किया और विपरीत दृष्टिकोण रखा। इनको समझना चाहिए कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर इस राष्ट्र को जोड़ने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है और बेहतर दृष्टिकोण जनता के बीच लेके जाना था। विपक्ष ने जो सबसे बड़ा बसपा का वोटर भी इधर शिफ्ट हो गया, यही कारण रहा क्या जीत का? और सीधा तौर पर सेंधमारी आपने यादव लैंड में भी कर ली और जाटलैंड में भी कर ली, मुस्लिम बहुल इलाकों में भी कर ली। तो क्या ये बड़ी वजह रही क्या सीटों में 273 का आंकड़ा? नहीं हैदर भाई, तो देखिए दो विषय बहुत इंपॉर्टेंट थे। विपक्ष की नीति और नियत, वो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या और भी विभिन्न दल हैं, जो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। विपरीत विचारधारा के होते हुए भी इनका मकसद लगा कि योगी जी को हटाना है, इनका मकसद लगा प्रधानमंत्री जी की बुराई करना है, इनका मकसद लगा भारतीय जनता पार्टी की। इन्होंने अपना पक्ष ही नहीं रखा जनता के बीच, इन्होंने तो हमारी सिर्फ बुराई करी और बुराई के अलावा इनके पास कोई नियत नहीं, कोई नीति नहीं। अगर ये लोग अपना पक्ष रखते, हमसे बेहतर लकीर खींचने की कोशिश करते तो अच्छा होता, विपक्ष शायद और अच्छी जगह खड़ा होता। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम सबको अच्छा करना है और उत्तर प्रदेश की जनता से ने काफी उम्मीदें हमसे रखी हैं। उन उम्मीदों पे खरा उतरना हम सब लोग का नैतिक, बिल्कुल उम्मीदों पर खरा उतरने की ज्यादा जिम्मेदारी अब आपकी सरकार आपकी बना दी गई है जनता ने और आप पर विश्वास जताया है। जनार्दन मिश्रा के पास मैं आना चाहूंगा। जनार्दन मिश्रा, आप कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को? हैदर जी, देखिए दो फैक्टर सबसे ज्यादा काम आए। एक तो सपा का जो एक परसेप्शन बन चुका था, उसको सपा तोड़ने में असफल रही। कोई भी शीर्ष नेता ने निकल कर इन सब चीजों की जो हिंसा हुई छोटी मोटी चुनाव के दौरान भी इसका विरोध नहीं किया। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज निकल के आई कि जो अखिलेश यादव के लिए जो इन्होंने विपक्ष का पूरा एक वो तैयार किया और जितना उसको मजबूती दी और जितना विरोध किया, उतना ही जो दूसरा पक्ष है भाजपा के जो ना चाहने वाले भी लोग थे, उन्होंने भी भाजपा का समर्थन किया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने गड़बड़ करी और उन्होंने जो सबका, चाहे वो रालोद का साथ लेना हो, चाहे वो ममता बनर्जी का साथ लेना हो, ऐसे लोगों को भी जोड़ा जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी और वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। जिन्होंने छोटे छोटे दलों को भी जोड़ा, वो कोई भी जीत में योगदान नहीं कर पाए। तो छोटे छोटे दलों को जो जोड़ना था वो पूरी तरह से असफल रहा। जनार्दन मिश्रा जी ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल असफल रहा। उसका कारण यही है कि देखिए छोटे जो दलों की बात करी जाए, उन्होंने बातें तो बहुत बड़ी कर दी, उन्होंने तो बिल्कुल समाप्त करने की बात करी, उन्होंने सारी चीज, वो चीजें जो है कहीं ना कहीं भाजपा के कोर वोटर को प्रवोक करने की बात हो गई। तो वही स्थिति बन के आई कि जो अपने मुद्दे हैं उनको रखने के बजाय अगर आप लांछन या विरोध इस स्तर पर करेंगे कि नहीं हम इसको भगा देंगे। और देखिए जो चुनाव के शुरुआत में योगी आदित्यनाथ जी ने एक लकीर खींचने की कोशिश की थी 80-20 का, विपक्ष भी उससे हट नहीं पाया। विपक्ष ने उस पूरे चुनाव के दौरान उसी चीज को पोषित किया, उसी को सपोर्ट किया, उसी को समर्थन दिया। इससे निकल के इस चीज से बाहर नहीं आ पाए। इसको सीधे शब्दों में कहें तो भाजपा के ट्रैप में विपक्ष फंसता चला गया। ठीक है, भाजपा के ट्रैप में विपक्ष फंसता चला गया। जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं। भुवन जोशी जवाब दीजिए, जिस तरह से लगातार आपको अपनी प्रेजेंटेशन रखनी थी, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना था, उसकी योजनाएं बतानी थी, उसके लाभ गिनाने थे, वो आप नहीं कर पाए, लेकिन भाजपा के ट्रैप में जरूर फंस गए। जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं, क्या जवाब है आपके पास? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, लगातार 5 साल हमने एक विपक्ष के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ के किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, अगड़े सभी की लड़ाई को लड़ने का काम करा है। और ये फिर भी जनता को नहीं समझा पाए। 2022 में 5 साल तक जनता के बीच में रहे, जनता का दुख दर्द आपने जाना, बड़े बड़े दावे आपने किए। हैदर जी कंप्लीट कर लूं मैं, और मैं कहना चाहता हूँ, इस हमारी जो समाजवादी पार्टी है वो संघर्ष से निकली हुई पार्टी है और हम आगे भी संघर्ष करेंगे। आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता का पहले तो आभार प्रकट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि डिबेट उसके बाद, रिजल्ट के बाद आज आप पहली बार आपकी डिबेट में आ रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की महान का जनता का धन्यवाद। समाजवादी पार्टी को आपने हमारी 2.5 गुना सीटें बढ़ा दी और 1.5 गुना हमारा वोट और परसेंटेज बढ़ा दिया। हम लोग सबकी लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के वो सीटें किस लिए बढ़ा दी?
वो सत्ता में नहीं ला पाई ना वो सीटें बढ़ाना आपको। देखिए हमारा माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है वो ये नहीं है सत्ता पाना। हमारा जो विजन है वो आखिरी दम तक के व्यक्ति के लिए संघर्ष करना है। वो संघर्ष जारी रहेगा और वो सीटें भी जनता देगी। आने वाले समय में आप देखेंगे वो सीटें भी देगी, पहले से बढ़े और बढ़ेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश में भुवन जोशी जी, लेकिन आप ही मेरे साथ चर्चा में बैठे थे और आप दावा कर रहे थे कि आप सरकार बना रहे हैं। लगातार आपने क्या अंतिम समय तक आप ये कह रहे हो पूर्ण बहुमत से आप सरकार बनाने के दावे कर रहे थे, क्या हुआ उन दावों का सर? हैदर जी, जो सीटें हमारी कम रह गई, हमने 300 प्लस आंकड़े से के लिए संघर्ष करना शुरू किया। हम जादुई आंकड़े को नहीं पहुंच पाए, उसके लिए पार्टी चिंतन और मंथन करेगी। वो जरूर करेगी क्योंकि वो करना भी चाहिए, इससे आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। बिल्कुल, तो चिंतन मंथन आप करेंगे और करते रहिए, तभी लगता है कि आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ संदीप दुबे, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चिंतन मंथन तो कर रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी के नेता, लेकिन लगातार अब जिस तरह की जिम्मेदारी आपको दी गई है वो जो इतिहास आपने दोबारा रच दिया है बीजेपी को लाकर, अब बड़ी जिम्मेदारी है आप पर उत्तर प्रदेश की जनता की, कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, हम बिल्कुल जो भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में या वचन पत्र में हमने पक्ष रखा, अपनी बात रखी। हम सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं। हम मेरठ में जो कोतवाल हैं वो धन सिंह गुर्जर आतंकी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जी खोलने जा रहे हैं। हम लॉ जिहाद पे भी कानून लेके आ रहे हैं जिसमें 10 साल की जेल और 1 साल की जुर्माना होगी। हम मेरठ राम सेंटर बनाने जा रहे हैं। हम प्रत्येक पुलिस स्टेशन को साइबर हेल्प डेस्क देने जा रहे हैं। हम आधुनिक उत्तर प्रदेश में आम युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश के नौजवान पीढ़ी को एक रास्ता जो है वो मिलेगा, क्योंकि संदीप दुबे, उत्तर प्रदेश नए लोगों के साथ नई। संदीप दुबे, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी वापसी की वजह क्या रही, कौन सी बड़ी वजह आपको वापस सत्ता में ले आई? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष जो कहता था कि मतदाता गलत है, उन लोगों ने मतदाताओं पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। विपक्ष कहता था देश की संसद गलत है। विपक्ष उत्तर प्रदेश में सरकार को घेरने के लिए प्रधानमंत्री जी को गलत कहा, मंत्रिमंडल जो था केंद्र या राज्य उनको गलत कहा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जब चुनी हुई सरकार को आप गलत कहते हैं। 370 जब हमने धारा हटाई तो उसको भी विपक्ष ने गलत कहा। जीएसटी हम लेके आए, बदलाव कर रहे थे, उसको विपक्ष ने गलत कहा। तो विपक्ष के गलत कहने का फायदा आपको मिल गया? विपक्ष पूरी तरह से उठा लिया व्यवहार जो करा। आत्मनिर्भर भारत की जब हमने शुरुआत करी उसको भी उन्होंने गलत बताया। राम मंदिर अयोध्या में हमने बनाना शुरू किया, उसको भी गलत बनाया। बताया घुसपैठियों को लेके जब सरकार ये जो काम आपने किए उसका लाभ जनता ने आपको दिया या विपक्ष के गलत कहने का लाभ आपको मिल गया? नहीं हैदर जी, और दूसरा हमने काम किया उत्तर प्रदेश में। देखिए, लोकतंत्र में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए, जो जनता का दिल जीतता है लोकतंत्र में वही राज करता है। हमने उत्तर प्रदेश के लोगों को विपरीत परिस्थिति में भी, जब विपक्ष हमारी बुराई कर रहा था, हम उनकी राशन की व्यवस्था किए, उनके साथ जो केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं उनके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया। हर घर में बिजली दी, रोड, इंफ्रा, हर क्षेत्र में हमने जो काम किया, जनता का विश्वास हम पे बढ़ा। आपको याद होगा एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि योजनाओं के धन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं और जो केंद्र की योजना चलती है 90% लूट ली जाती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी बने तब से भ्रष्टाचार पे सबसे बड़ी चोट उन्होंने करी। और अब आम आदमी का पैसा, आम आदमी की जो हिस्सा है उसको कोई इस देश में अब लूट नहीं सकता। इसको छोटी नहीं, बहुत बड़ी क्रांति है भारत अंदर। संदीप दुबे, जनार्दन मिश्रा अभी कह रहे थे कि 80 और 20 की जो लकीर आपने खींची उसका लाभ भी आपको मिला। हैदर भाई, हमने 80-20 की लकीर भी नहीं खींची। हमने कहा अच्छे लोग बुरे लोग, हम तो बराबर कहते हैं ये असत्य पर सत्य की विजय है और ये बार बार होती रहेगी जब से धरा है। तो जो लोग इस समाज को, वो सभी वर्गों में है, वो 20 लोग को ये नहीं है कि किसी संप्रदाय विशेष की हम बात करो, सभी वर्गों में है। और वो जो भारतीय होके अब ढोंग करते हैं, विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, तो उनसे तो लड़ना, पहले तो घर के लोगों से भी तो लड़ना है ना। जो घर के लोग हैं वो बुरे हैं, उनको ठीक करना है। ठीक करने का मतलब उनको वैचारिक तौर से, ठीक है जनार्दन मिश्रा जी, और उनके ठीक है संदीप दुबे, जनार्दन मिश्रा जी, धारा में आके 80-20 की लकीर जरूर खींची, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग बाहर से फंडिंग करवाते हैं, जो लोग देश के अंदर गलत कर रहे हैं, उन लोगों से लड़ने के लिए खींची गई ये लकीर। कितने सहमत हैं आप? देखिए, इस इलेक्शन के रिजल्ट को इस तरह से भी समझना पड़ेगा और ये विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ी सीख है कि देखिए, भाजपा के पास में एक बड़ा गुलदस्ता था
उस गुलदस्ते में राम मंदिर भी था, उनके पास में विकास की बातें भी थी, उनके पास में ये लकीर भी थी, उनके पास में काफी चीजें थी जो वो जनता के सामने लेके जाना चाहते थे। निसंदेह थोड़ा बहुत विरोध था, लेकिन विरोध के बावजूद उन्होंने 4 चीजें, चाहे वो लाभार्थी योजनाओं को ले लीजिए, चाहे वो जो और भी चीजें हैं, उन्होंने कोशिश करी, वो चीज उन्होंने अच्छे से वहां प्रेजेंट करी। जबकि विपक्षी पार्टी सिर्फ आऊंगा एक भुवन ही जोशी, आऊंगा, जनार्दन मिश्रा जी को पूरा करने दीजिए। जबकि विपक्षी पार्टी सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर लड़ रहे थे और एक ही चीज को, हर चीज में अभी भी पुरानी चीजें और अपने प्रस्ताव को रखने के बजाय विरोध पे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया। जो समाजवादी पार्टी ने अंतिम क्षण तक एक बात कहते रहे कि भाजपा जो है उन्हीं के बनाए हुए कामों को अपना नाम दे रहे हैं, ये चीजें थोड़ा पुरानी हो चुकी थी, जनता वो चीजों से एक तरीके से ऊब चुकी थी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विजन की एक कमी दिखाई दी और एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो भाजपा के पास थी और संगठन, ये जीत का कारण बनी। बिल्कुल, तो ये जीत का कारण बनी। भुवन जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी रिएक्शन दीजिए। भुवन जोशी जी, जीत का कारण यही बना कि आप अपनी पुरानी चीजों को लेकर ही घूमते रहे और वो अपने गुलदस्ते में अयोध्या से लेकर कई ऐसे मुद्दे लेकर घूमे जो जनता को पसंद आए। देखिए, जो चुनाव के बाद की बात होनी चाहिए वो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हम जैसे पॉलिटिकल साइंस के लोग सीखते हैं, वो ये सीखने लायक विषय है कि 2022 में, जैसा कि मैंने आपके चैनल में भी कहा था, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फ्रेंडली मैच हो रहा है, वो रिजल्ट में भी दिखाई दे रहा है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आज माननीय अखिलेश यादव जी का संघर्ष ये है कि उत्तर प्रदेश केवल 2 पोल में बट गया है। एक पोल है अगर भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरा समाजवादी पार्टी है, और बाकी पार्टियों का आप देखेंगे या तो किसी के साथ समावेश हो सकता है, या जैसे बसपा और कांग्रेस है, इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। तो निश्चित तौर पे हम लोग आगे बढ़े हैं, कुछ कमियां रह गई है, उन पे हम सुधार करेंगे। और एक कविता के द्वारा मैं अपनी बात को रखूंगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो हिम्मत बरकरार है। बिल्कुल, दावे जरूर किए गए थे कि जीत पूरी 400 के पार हो रही है। अखिलेश यादव ये कहते रहे, मुद्दे आपके पास थे नहीं, मुद्दे वही पुराने उठा के लाए आप, और उसका फायदा आपको हुआ नहीं। देखिए, हम संघर्ष वाले लोग हैं, संघर्ष से उपजी पार्टी हमारी, और देखिए हमारे चेहरे पे आपको किसी तरह की आपको शिकन दिखाई दे रही है, ना हमारे नेता के चेहरे पे शिकन है, ना कार्यकर्ताओं के चेहरे पे शिकन है। हम लोग संघर्ष करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष करेंगे, आखिरी खड़े व्यक्ति के लिए लड़ेंगे। बुलडोजर बाबा कह रहे थे सारी गर्मी निकाल देंगे, निकाल दी मार्च के बाद सारी गर्मी? क्या गर्मी कहाँ है? हम तो बिल्कुल, हमारे नेता भी स्माइलिंग है, हम भी स्माइलिंग है, देखिए आप। ये स्माइल दिल से आ रही है या बाहरी है सर? दिल से। हम तो भाई सुंदर जगह के रहने वाले हैं, वहाँ के लोग तो वैसे भी दिल वाले होते हैं। लेकिन इस दिल को मजबूत रखिए, क्योंकि ये जो आपके 5 साल हैं वो बड़े मुश्किल से कटेंगे। बिल्कुल मजबूत है, उत्तर प्रदेश के लिए लड़े हैं, लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। ठीक है संदीप दुबे, ये तो खुश हैं हारने के बाद भी, आप कितने खुश हैं जीतने के बाद? नहीं, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विशेषता है कि यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सब खुश रहते हैं और विपक्ष को भी साथ लेके चलेंगे। राइट, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, विपक्ष को समझना चाहिए कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने नशेड़ियों की जमात, अवार्ड वापसी गैंग, तुष्टीकरण, विदेशी फंडिंग, आतंकवादी, लुटियन गैंग, दंगाई, टुकड़े टुकड़े गैंग, विघटनकारी, खालिस्तानी, घुसपैठिए, पाकिस्तान, चीन और परिवारवादी पार्टियों को नकारा है। अभी भी परिवारवाद की जो डंका बजाएंगे, परिवारवाद की राजनीति को बढ़ाएंगे, इससे बेहतर है समाजवाद को स्थापित करिए, लोगों में एक मन के अंदर हर्ष हो, उल्लास हो, और मिलकर उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाते हैं। ये मेरा तेरा वाला कहानी बंद करिए, ये मेरा तेरा से तो ये देश और समाज मजबूत नहीं होगा। हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश को बेहतर तो विपक्ष के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे, ये कह रहे हैं संदीप दुबे। तो भारत को मिला है, हम कहेंगे भुवन जोशी जी, आप तो इतने अच्छे वक्ता हैं, बोलते हैं, आप भी राष्ट्रवाद की तरफ आइए और बेहतर परिकल्पना के साथ हम लोग मिलकर बेहतर भारत के निर्माण का काम करें। राष्ट्रवाद तो भारतीय जनता पार्टी में वही बुला रहे हैं क्या? हम तो चाहेंगे, आमंत्रण देंगे कि आए अच्छे लोग जहां भी हैं समाज के किसी भी कोने में इकट्ठा। भुवन जी देख लीजिए, यहीं आपके पास ऑफर आ गया है भारतीय जनता पार्टी में जाने का। अभी 5 साल तक सरकार रहेगी, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, विचार कर सकते हैं आप? देखिए, मैं तो एक कहता हूँ, हम मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। अपने नेताजी के लिए एक बात कहूंगा, अखिलेश यादव जी के लिए, तन समर्पित, मन समर्पित और ये सारा जीवन समर्पित। जनार्दन मिश्रा जी, लगातार जिस तरह से
दावे खूब किए गए विपक्ष की तरफ से, और जो वर्तमान विपक्ष भी रहेंगे समाजवादी की तरफ से कई चीजों को लेकर ये कहा गया, और कई जो शानदारी हुई और मायावती के जो कम बिल्कुल जीरो की तरफ वो दिखाई दी, जो जिस तरह से जो स्थिति उनकी रही 1-2 सीटों पर, इसके अलावा बाकी स्थिति उनकी आपने देखी, तो ये सारा का सारा वोट क्या भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया? जी, जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहे हैं हैदर भाई। सबसे बड़ी चीज ये देखनी पड़ेगी, जो दावे और वादे किए गए वो एक्चुअली असलियत से कहीं परे थे। आपने शुरुआती की 400 पार से, तो 400 पार एक मतलब जनता को भी जो क्रेडिबिलिटी है, जो एक आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक दूरी दिखाई दी। हर चीजें जैसे जैसे बढ़ती रही, एक बात अब नेताओं को, राजनेताओं को जरूर समझनी चाहिए कि क्राउड मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। आपकी भीड़, आपकी रैली में जो जो बेतहाशा भीड़ दौड़ के आ रही, वो वोट में तब्दील होगी कि नहीं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अखिलेश यादव जी पहले भी एक बात कह चुके हैं कि जो मतलब उनके तरफ जब वो निकलते हैं तो काफी वो चीजें, वो एक सेलिब्रिटी फिगर बन चुके हैं। उनके पास में बहुत लोग, बहुत चीजें उनके पीछे दौड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब आप इलेक्शन की बात करते हैं, वोटिंग की वही बात हमने करते देखा हैं, तो जनार्दन मिश्रा जी, हमने देखा कि लगातार अखिलेश यादव की रैली हो, प्रियंका गांधी की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, जिसकी भी रैली रही हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की, सबकी में भीड़ उमड़ी, लेकिन वोटों में तब्दील करना बहुत मुश्किल हो गया। हैदर जी, यही चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि क्राउड मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट दो डिफरेंट टर्म्स हैं। ये अगर दोनों में बड़ा अंतर है जी। क्या अखिलेश यादव की लीडरशिप में कमजोरी मानते हैं जनार्दन मिश्रा? नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो जो भीड़ को देखकर उत्साहित होकर आपने वो चीजें की, और प्रबंधन में, चुनावी प्रबंधन में जनार्दन कहीं मिश्रा, ना कहीं एक भी कमी रही। एक और बात महत्वपूर्ण है, जो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री अलग रैली कर रहे थे, जेपी नड्डा अलग रैली कर रहे थे, मुख्यमंत्री अलग रैली कर रहे थे, और उप मुख्यमंत्री अलग रैली कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जो रैली कर रहे थे सबके साथ कर रहे थे, वो अकेले नहीं कर पा रहे थे। क्या लीडरशिप मजबूत नहीं थी क्या उनकी? अखिलेश यादव जी ने अपने अच्छे चेहरों को सामने भी इतने अच्छे मुखरता से नहीं रख पाए। शिवपाल यादव जी का एक अच्छा प्रभाव है कुछ इधर इटावा और आसपास के तो क्षेत्रों बाकी लोगों में। को मंच नहीं दिया गया, बिल्कुल, वो चीजें उन्होंने वो काफी नुकसान सोच समझ के रहा, चीजों बड़ा को नुकसान प्लान का किया। कारण रही। चलिए, बहुत शुक्रिया जनार्दन मिश्रा जी चर्चा में जुड़े, और भुवन जोशी जी आपका भी, और संदीप दुबे आपका भी बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।